रिकॉर्डिंग ऑन कर। हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या था, सॉरी मोशन इनवर्टिबली में क्या था कि ऑब्जेक्ट केवल एक लाइन में मूव कर रहा था, मतलब जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में था या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह का जो मोशन था बेटा उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अब वेलोसिटी किसी अदर डायरेक्शन में होगा और एक्सेलरेशन किसी अदर डायरेक्शन, मींस किसी इंस्टेंट पर या फिर हर एक इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा और जो वेलोसिटी होगी उन दोनों के बीच में कुछ एक एंगल बन रहा होगा, एक्सेप्ट दैट 0 डिग्री और 180, 0 या 180 के अलावा कोई और एंगल बन रहा होगा, देन दैट मोशन विल बी टर्म्ड एज टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब टू डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल यहाँ पर है प्रोजेक्टाइल मोशन। हु कैन लेट मी नो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको क्या समझ में आता है? जब भी हम आपसे बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सर किसी चीज को सर फेंकना। बोलो बेटा, फिर बोलो। सर किसी चीज को सर फेंकना सर एक पर्टिकुलर एंगल पे। किसी चीज को फेंकना एक पर्टिकुलर एंगल पर। ओके, और थोड़ा सा क्लियर करिए इसको, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और क्लियर करिए। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये नहीं कि किसी चीज को आपने प्रोजेक्ट कर दिया पैराबोलिक पाथ। ओके, since the particle is projected with some velocity at certain angle, ओके, जब कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा कुछ वेलोसिटी से कुछ एंगल पर, फुटबॉल के टप एंड, ठीक है, ये सब आप एग्जांपल बता रहे हो, पैराबोलिक पाथ होता है और ये सारी बातें आप बता रहे हो। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होगा वो क्या है, उसके बारे में अभी तक मुझे कुछ किसी ने नहीं बताया। मान लो अगर मैंने जो स्पिनर होता है बेटा, स्पिनर, क्रिकेट आप सब जानते हो, क्रिकेट देखते हो क्या, जो स्पिन बॉलिंग कराता है, तो उस स्पिनर की जो बॉल का मोशन होता है बेटा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं होगा? या फिर फुटबॉल जब आप खेलते हो तो फुटबॉल को आप किक करते हो, है ना, रियल में, इन रियल जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो उस फुटबॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, इन रियल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली। इसका मतलब यह है कि वो जो मेन पॉइंट है वो आपका मिसिंग है। बेटा देखो, स्पिनर जो होता है, स्पिनर की बॉलिंग या फुटबॉल का एक्चुअल मोशन, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है। कोई भी मोशन जो सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेविटी हो रहा है, एक ऐसा मोशन जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, दैट कैन बी टर्म्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। जब स्पिनर बॉलिंग कराता है ना, तो उस बॉलिंग में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ बर्नौली थ्योरम भी लगता है, एयर रेजिस्टेंस भी लगता है, तो रियल में उसका मोशन आप प्रोजेक्टाइल कंसीडर नहीं करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन केवल उस मोशन को आप कंसीडर करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो, एंड दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आइदर बाय अर्थ और बाय अनदर प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ, मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए और वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ देयर इज एयर रेजिस्टेंस, इफ देयर इज समथिंग बर्नौलीज थ्योरम, क्योंकि भाई फ्लूइड में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो कुछ बर्नौलीज थ्योरम वगैरह भी लग जाता है, अगर ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई देन इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कभी भी आपसे हम बोलेंगे कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि देयर इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल एक एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? इफ यू विल कंसीडर सर, कैन देयर बी टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी इन नो नो, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन। अगर एक से ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ, मैं ग्रेविटेशनल बोल रहा हूं आपसे, इट कैन बी अनदर फोर्स, तो मान लो ग्रेविटी नहीं है, उसके बावजूद आपने क्या किया, जैसे आपने आप सबने चार्ज के बारे में सुना है, ठीक है,
आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है और आपने यहाँ से एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट कर दिया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्रोटॉन पर हर इंस्टेंट पर फोर्स कितना लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इट विल आल्सो बी टर्म्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको भी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन केवल तभी कंसीडर किया जाएगा, किसी भी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन केवल तभी कंसीडर किया जाएगा जब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन हो, ठीक है। गिव द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल आपको दूंगा थोड़ी देर बाद से, उससे पहले कुछ बेसिक कंडीशंस हैं उसको अप्लाई करने के बाद, बिकॉज़ अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो नो एनी मोशन कैन बी कंसीडर्ड एज द एक्चुअली प्रोजेक्टाइल, ठीक है। हाँ, इसको आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपने ग्रेविटी को नेगलेक्ट किया है, अगर आपने ये मान लिया कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये प्रोटॉन किसी भी इंस्टेंट पर होगा फोर्सेस पर नीचे ही लगेगा, कहीं पर भी होगा फोर्सेस पे वर्टिकली डाउनवर्ड, केवल एक ही फोर्स है बेटा, तो इसको प्रोजेक्टाइल हम कंसीडर करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको प्रोजेक्टाइल कंसीडर करना है तो देयर आर सम assumptions, उन assumptions को मानते हुए आपने जितने भी एग्जांपल बताए वो सब सही, अगर उन assumptions को आपने दिमाग में रखा है, उसको दिमाग में रखते हुए आपने जितने एग्जांपल बताए सही, बट अगर आप सच में बोलो कि सचमुच का जो क्रिकेट की बॉल होती है, फुटबॉल का मोशन होता है, एनीथिंग प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल, वो सबके सब सचमुच के प्रोजेक्टाइल हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस है, वहां पर अदर फोर्सेस भी हैं, ड्रैग फोर्सेस भी, तो अगर कई सारे फोर्सेस हैं तब हम उसको प्रोजेक्टाइल नहीं मानेंगे, प्रोजेक्टाइल केवल तभी होगा इवन जब आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इन दैट केस आल्सो मोशन वाज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपने सिर्फ केवल क्या एज्यूम किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है बेटा। लेकिन जब मैंने उसी मोशन में एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड किया तब क्या हुआ, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, सब कुछ अलग अलग, सब कुछ गड़बड़, अब वो प्रोजेक्टाइल नहीं रहा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होगा वो केवल तभी कंसीडर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसे जब वहां पर केवल और केवल एक फोर्स लग रहा हो, केवल और केवल एक एक्सेलरेशन लग रहा हो, ठीक है बेटा। मैं जनरल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ, हालांकि हमारा जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन वो वाला पढ़ेंगे जिसमें टू डायमेंशनल मोशन, बट देयर आर सम कंडीशंस, सम assumptions, उन assumptions को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, ठीक है। मतलब आपको हमेशा अपने दिमाग में इस बात को रखना है कि इफ एनी मोशन इज ड्रिवन बाय मोर देन वन फोर्स, कोई भी मोशन एक से ज्यादा फोर्स से ड्रिवन हो रहा है, then that motion cannot be considered as the projectile motion, ठीक है। And the all motion which is driven by a single acceleration, a single force, it will be considered as the projectile motion, whether it is in one dimension or it is in two dimension or it is in three dimension, doesn't matter, अगर केवल एक फोर्स लगा है तो उस मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। Sir, can there be a projectile motion between Earth and the Sun or some other heavenly bodies as there is only one force between them? देखो बेटा, आप ये समझ नहीं पा रहे हो, मान लो अर्थ और सन के बीच में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ भी फोर्स लगाएगा और सन भी फोर्स लगाएगा, so there will be two forces, there will be two acceleration, one is because of the earth and another is because of the sun, and if there is two forces you cannot consider that motion as a projectile motion, अगर दो फोर्सेस आ गए किसी भी तरीके से, किसी भी सेंस में एक से ज्यादा फोर्स लगेगा तो यू कैन नॉट कंसीडर, हां ये है कि आप थोड़ा सा ऐसा सोचो कि एक फोर्स लेफ्ट में लगा, एक फोर्स राइट में लगा, उसका रिजल्टेंट निकाल लो और उस रिजल्टेंट को सिर्फ कंसीडर करो तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। But honestly, if you will ask about the projectile motion, then it will be much better to say that the motion will be considered as the projectile motion only when there is gravitational attraction force or a single force acting on the object. ठीक है? Okay. So first of all, इस projectile motion को start करने से पहले कुछ assumptions mandatory, some assumptions. कौन से मोशन को प्रोजेक्टाइल मानना है कि नहीं मानना है वो इसी assumption पर डिपेंड करता है बेटा,
तो पहला एजम्पशन जो बनता है वो ये नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया। एयर रेजिस्टेंस है बट हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। ऑल्सो दूसरी बात, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ, ध्यान से समझना, जहां ना समझ में आए। द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। मतलब बेटा कर्वेचर ऑफ अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का शेप आप सब जानते हो ओवल शेप होता है ना। तो ओवल शेप की वजह से क्या होगा कि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आता है, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन आ गया तो भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। So that's why the second assumption is the effect of curvature of earth is also negligible। जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, जिस मोशन की बात अभी हम करेंगे, आगे चल के हम इस मोशन को इसलिए कंसीडर करके उसके इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा है, हमारा जो स्टडी का तरीका है वो कैसा है, हम सबसे पहले एक एक्सेलरेशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करते हैं, उसमें पन्ने बन जाएंगे, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट फिर हम सोचना शुरू करेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो क्या होता, अगर अर्थ के कर्वेचर को भी मान लिया जाए तो क्या होता। फिर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस को हम उसमें इंक्लूड करना स्टार्ट करें, बिकॉज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स, एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी नेग्लेक्ट करेंगे बेटा, इफेक्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ को भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अर्थ की रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना, जी की वैल्यू, वो बदल जाती है। तो तीसरा जंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ rotation of effect of rotation of earth is negligible। ठीक है बेटा, मतलब हमें केवल एक एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर मोशन को डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। इन तीनों ही एजम्पशन का जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो ये आता है कि द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is occurring under the acceleration due to gravity which is constant in magnitude and direction। ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर acting vertically downward always, then that motion will be considered as a projectile motion। कोई बात समझ में आई? बोलो बेटा, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये बात है बेटा, प्रोजेक्टाइल का जो हमारा मेन फोकस है वो अभी ये रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर चलना होगा, ठीक है बेटा। तो अब अगर इन सारे असम्पशंस को हम ध्यान में रखते हैं तो आपने जितने भी एग्जांपल अभी मुझे बताए, फुटबॉल का, क्रिकेट बॉल का, या एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन बट by assuming all these things। इन चीजों को दिमाग में रखते हुए, इन assumptions को मानते हुए वो सारे एग्जांपल किसके होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के होंगे। आपने अभी एक मान लो एक बार अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा भी आपने, तो आपने कहीं पर भी ये नहीं सुना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा कोई और एक्सेलरेशन वहां पर एक्ट कर रहा है या कोई और एक्सेलरेशन आ रहा है। अगर कोई और एक्सेलरेशन आ गया then that path will not be parabolic path, that path will change, उसका जो लोकस है वो चेंज हो जाएगा, वो पैराबोलिक नहीं रहेगा और प्रोजेक्टाइल हमेशा पैराबोलिक। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वीडियो लैग थोड़ी देर में सही हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं जा रहा है, कोई नहीं, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। अभी तक जितनी बात मैंने आपको समझाई वो आपको समझ में आ जानी चाहिए, समझ में आ गई होगी बेटा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे इन जनरल 2D प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें, 2D प्रोजेक्टाइल,
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल ऑलवेज बी 0, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विल ऑलवेज बी -g मीटर पर सेकंड। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट मस्ट बी at there except that no any other acceleration will be present. Acceleration along x axis 0, acceleration along y axis is -g meter per second square. I hope that आपको समझ में आया। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाउ सर हाउ मींस क्या क्वेश्चन क्या बेटा आपका? नहीं, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। हाउ मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, ये कंडीशन है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि हमेशा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा। अगर आपने एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर किया, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस भी कंसीडर किया, मोशन तो है बट प्रोजेक्टाइल नहीं है। If you are going to discuss about the projectile, then you have to be suppose that कि जो acceleration है ना वो सिर्फ और सिर्फ vertical direction या horizontal direction है। किसी एक डायरेक्शन में एक acceleration होना चाहिए, एक से ज्यादा acceleration नहीं होना चाहिए। और बिकॉज हम लोग ग्राउंड के प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो g तो हमेशा लगेगा, उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं होना चाहिए। तो g हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, बाकी सारे एक्सेलरेशन को जीरो मानना है। अभी के लिए बाद में मैं कैसे दूंगा, बाद में बिल्कुल दूंगा मैं कैसे। अदर एक्सेलरेशन को इसमें इन्वॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है। बट इस बिकॉज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड मोशन को, अभी हम उसी पर फोकस करेंगे एक प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए तो ये तो बात होगी। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि भाई जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एट ईच इंस्टेंट देयर विल बी सम एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में हमेशा कोई ना कोई एंगल बना रहेगा। तो उसके लिए आपको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है? आपको अपनी इस प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे? सबसे पहले तो मैं एक बेसिक डायग्राम आपको बना करके दिखाता हूँ। बेसिक डायग्राम जो आप लोगों ने देखा भी है, प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होता है। और वो क्या है? सेकंड पॉइंट जो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है वो ये है, मान लीजिए आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, अब आपने एक रेफरेंस एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ पर u मीटर पर सेकंड से। तो आप सबके दिमाग में बात आता है कि इसका मोशन जो है वो इस तरह से होगा। ऑब्वियसली इस तरह से होगा क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हमने प्रोजेक्ट फिंगर पर प्रोजेक्ट किया। अब ये जो मोशन है, ये जो मोशन है बेटा, ये टू डायमेंशनल मोशन है। हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट कौन सा करना है? एक पार्ट ये है, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको आपने ऊपर फेंका कुछ एक वेलोसिटी u sin थीटा से, और एक एक्सेलरेशन g मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंटीन्यूअसली पर एक्ट करना है। ये पार्टिकल u गया और u वापस आ गया। ठीक है, u गया और u वापस। जस्ट सपोज दैट, क्योंकि इस u के दो कंपोनेंट है ना, एक कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस पूरे मोशन में दो चीजें, एक तो वर्टिकल मोशन है, मतलब पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया, और जब तक ये ऊपर गया और ये नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो उस हॉरिजॉन्टल मोशन में इस पार्टिकल को, अगर मान लो आपने यहाँ a से प्रोजेक्ट किया था, ये b, ठीक है ना, आपने a से प्रोजेक्ट किया, तो ये a से b तक इसको मूव करा देगा लीनियरली। इट इज बिकॉज़ ऑफ 2x मतलब 2 cos। तो ओवरऑल जब इन दोनों मोशन को कंबाइन करोगे तो कंबाइन रिजल्ट आपको एक पैराबोला मिलता है। कंबाइन रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। मतलब इस पार्टिकल को ऊपर जाकर नीचे आने तक u cos थीटा इसको आगे लेकर के जा रहा है। जब तक ये ऊपर भी जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, आगे जा रहा है। पूरे होल जर्नी में अपवर्ड से डाउनवर्ड मोशन में ये पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ता है। मतलब देयर आर टू मोशंस, दो मोशन है, टू डायमेंशंस ऑफ मोशन, एक वर्टिकल डायरेक्शन है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो कभी भी जब आप प्रोजेक्टाइल को
डिस्कस करोगे, जब आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। एक वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन अलग हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल का अलग हो जाएगा। मतलब इसका डिस्कशन अलग से करेंगे और इस वाले मोशन का डिस्कशन अलग से करेंगे। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक क्वांटिटी होगा, वो क्वांटिटी कौन सा है? टाइम। वो क्वांटिटी है जितने टाइम तक ये ऊपर से नीचे जाएगा उतने टाइम तक ये आगे भी जाता रहेगा। इसी टाइम की हेल्प से आप इन दोनों मोशन को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करके ये ओवरऑल जो आपको विजिबल होता है वो आपको दिखाई पड़ेगा। ये विजिबिलिटी है बेटा, और ये उस विजिबिलिटी जो आपको दिख रहा है उसके अंदर हुआ क्या है एक्चुअली, ये उसका एक्सप्लेनेशन। तो प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगा। समझ आया बेटा? ठीक, तो ये बातें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है। एक मोशन आपका होगा, ये इसमें आप लगाएंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और एक मोशन इसमें कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और एक यूनिफॉर्म मोशन है, इन दोनों को कंबाइन करके एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो जब भी आपसे प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन होगा तो आप क्या करोगे बेटा? आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड को अलग सॉल्व करोगे, यूनिफॉर्म मोशन को अलग सॉल्व करोगे, जरूरत पड़ेगी तो दोनों को कंबाइन कर लो। तो आई होप दैट मैं आपको समझा पाने की सक्सेसफुल रहा कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल होता क्या है, हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, काफी सारी चीजें क्लियर। बोलो बेटा, कितना समझ में आया? ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो बोल देना। आप लोग बड़े शांत से बैठो, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मतलब मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत हो तो चलिए। अब इसमें एक दो पॉइंट्स की लिख लेते हैं। एक पॉइंट तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं बेटा कि जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन जो यहाँ पर आ रहा है इज accelerated, not accelerated, sorry, is retarded for upward journey, okay, and accelerated for डाउनवर्ड जर्नी। बेटा जब भी ये मोशन आएगा, जब आप वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन के केस में जब आप देखेंगे तो अपवर्ड जर्नी जब होगा, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा इसका मोशन रिटार्डेड होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया आप बोलोगे इसकी वेलोसिटी v sin थीटा वर्टिकली अपवर्ड, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा आप बोलोगे इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0। और फिर जब ये वापस यहाँ जमीन पर पहुंचेगा तो आप बोलोगे इसका वर्टिकल वेलोसिटी फिर से वही आगे जितना था, क्योंकि आपको मैंने बताया था सेम लेवल पर सेम स्पीड होता है, जितना स्पीड अपवर्ड का उतना स्पीड डाउनवर्ड में जाएगा u sin। तो you can easily say that for ascent, मतलब जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक ये रिटार्डेड मोशन था, फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसकी स्पीड है, the speed of the particle or speed of the projectile along the vertical axis, it will change continuously. ठीक है ना? It will be maximum initially, then minimum, and then again maximum in the opposite direction, right? But बेटा जब हम horizontal की बात करेंगे तो horizontal motion में क्या होगा बेटा? Horizontal motion is uniform, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा बेटा? That is at each point, the u cos theta will remain constant. u cos theta remain constant. u cos theta खत्म नहीं होने वाला है पूरी मोशन, ठीक है ना? मतलब अगर यहाँ पर ये u cos theta था ना, आप किसी भी पॉइंट पर निकालोगे, यहाँ निकालोगे ये u cos theta रहेगा, यहाँ भी निकालोगे तो u cos theta रहेगा, यहाँ निकालोगे तो भी u cos theta रहेगा, even at the final position also it will be u cos theta. u cos theta is not going to be changed. Why? चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको अभी तो पता है कि एक्सेलरेशन अराउंड x एक्सिस है 0, और जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी कैसे बदलेगा? लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वही बना है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में बदल जाता है,
तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे बेटा, तो आप हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में बोलते हो ना कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन आता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को रहता है, ठीक है ना। अगर आपने ग्रेविटी के अलावा कोई अदर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस ले लिया या अदर फोर्स ले लिया, तब आप नहीं बोल सकते ना कि u cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट, तब u cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा ना सर। लास्ट पॉइंट पर ओनली y कंपोनेंट वीडियो लैग, वीडियो लैग हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी वॉइस तो क्लियर जा रही है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई क्लियरली पड़ रहा है ना। वीडियो लैग कैसे हो रहा है मुझे देखता हूँ, एक मिनट हो रहा है। हाँ ओके, नो लैग, तो ठीक है बेटा, अपना देखना थोड़ा सा अपने अपने नेटवर्क को भी देखना, ठीक है ठीक है। हाँ शिवांश क्या पूछ रहे थे आप, लास्ट पॉइंट पर ओनली वाई कंपोनेंट यहाँ पर, यस सर। क्यों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा सर पता नहीं। आप देखो, आप चीजों को टेक्निकली समझने की कोशिश करो। आपने क्या पढ़ा अभी तक, आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा उसमें आपने यही पढ़ा है, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलना चाहते हैं तो यू रिक्वायर अ फोर्स, ठीक है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, सीधे जा रहा है तो सीधे जाएगा। किसी भी स्टेट को बदलना है, फोर्स लगाना है। अब खुद से सोच के, डोंट लिंक इट विद द रियल सिचुएशन। अभी अभी बताया कि हमने कई सारे एजम्पशन दिए हैं, रियल सिचुएशन से लिंक करोगे तो कंफ्यूजन होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिर्फ एक ही फोर्स प्रेजेंट है, और रियल में तो एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस आ जाते हैं रियल में। तो अगर इस चीज को आप रियल से कनेक्ट कर रहे हो तो कंफ्यूजन होगी। अभी आप ऐसी सिचुएशन को जस्ट इमेजिन करो, देयर इज only a single force acting vertically downward, then how the horizontal component will change? How you can say that the horizontal component becomes zero if no any other force acting along that line? बोलो, नहीं बोल सकते ना? नो सर। बिल्कुल। और जब ये यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट होगा ना तो ये बिल्कुल इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी u होगी, और कितने एंगल होगी थीटा। u पर आप u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, नीचे की तरफ तभी इसकी वेलोसिटी u होगी थीटा एंगल। आई बात समझ? यस सर। तो ये वो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज है, और प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कैसे करना है। एक वर्टिकल अलग डिस्कस करना है, हॉरिजॉन्टल अलग डिस्कस करना है। उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है, वो हमें दिख जाएगा। जो हमने ऑब्जर्व किया हमारी कैलकुलेशन से मैच करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। आज हम वो बेसिक सी चीजों की बात करेंगे, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, पर आगे चलके बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें यहाँ पर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को मैथमेटिकली डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिकली इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें तो आपने काफी कुछ किया होगा, और लेकिन जितनी बातें मैंने आपको बताई ना वो देखना ये जाएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप में उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। मान लीजिए अब हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। यहाँ से कुछ एक फॉर्मूले बनाएंगे बेटा आपने, और याद रहे केवल और केवल मोशन अंडर ग्रेविटी ही कंसीडर किया गया है। तो मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला और ये यहाँ पर जा करके गिर गया। This is the initial velocity of the projectile. It were projected at an angle theta. This is the origin, this is the y-axis, this is the x-axis. तो ये मान लो यहाँ पर जाकर के गिरता है बेटा पॉइंट ए पर, वापस आ जाता है जमीन पर। अभी जो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हम कर रहे हैं बेटा, ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल सिचुएशन की। देयर विल बी अदर केसेस आल्सो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
तो अभी देखो यहाँ पर जो O से A तक की डिस्टेंस आती है, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना डिस्टेंस पर जाकर के गिर रहा है, दैट इज द रेंज, उसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी हाइट पर ये जा सकता है, मैक्सिमम कितनी हाइट पर ये जा सकता है, मतलब जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया, जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया, इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी बेटा, कुछ एक था u sin थीटा, आई कैन राइट दैट u sin थीटा। लेकिन जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, मतलब इस पूरे पाथ में, इस पूरे पाथ, अब देखो यहाँ पर एक और चीज से कंफ्यूजन ये होनी चाहिए, दिस इज द पाथ, ये जो मैंने डायग्राम बनाया पैराबोला, दिस इज द पाथ नॉट द ग्राफ, path is the different thing and graph is the different thing। तो ये मत समझ लेना कि प्रोजेक्टाइल का ग्राफ, ग्राफ से ग्राफ पूछा जाएगा तो दैट विल बी द डिफरेंट थिंग, वो अलग बात हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये ग्राफ नहीं बल्कि ये क्या है, पाथ। तो अभी देखो ये ui हो गया, और आपको क्या पता लगाना है कि ये पूरा मोशन जो हुआ प्रोजेक्टाइल का पैराबोलिक पाथ जो आया, वो ये ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर वर्टिकल वेलोसिटी और डायरेक्शन, तो उस पॉइंट की जमीन से जो हाइट होगी उसी को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द गिवन प्रोजेक्टाइल। किसी एक गिवन प्रोजेक्टाइल की वजह से मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड वो कर, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हाइट को अटेंड कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर लाइक कर भी रहा है तो वॉइस में क्लैरिटी है ना, ये वीडियो आपको क्लियर दिख जाएगा, कोई बात नहीं है, केवल ज्यादा से ज्यादा एक दो लाइनें तो भी बना रहा होगा, कितनी दिख पा रहा होगा, लाइक में थोड़ा सा दिखता होगा। तो 2 दिनों से बारिश हुई ना, कल भी यहाँ पर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था, कल तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा था। चलिए अब हम यहाँ पर इसके आगे की बात करते हैं। एक दो चीजें हो गई, एक हो गया रेंज और एक हो गया मैक्सिमम। ठीक है बेटा, अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन करना होगा, आपको इस प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल अलग, वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन का डिस्कशन आप डिफरेंट वे में करोगे और वर्टिकल मोशन का डिस्कशन आप डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, जस्ट ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी तरह से इसको डिस्कस करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल को अलग डिस्कस करेंगे और वर्टिकल को अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं, कई सारी चीजें हमसे यहाँ पर पूछी जाती है, बेसिकली जो हमारे दिमाग में बात आती है, हमारे जब हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो हमारे दिमाग में बातें क्या क्या आएंगी, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ये हवा में था, कितनी दूर जाकर गिरा, कितनी हाइट तक गया, इसका पाथ जो है वो कैसा है। भाई देखो, जो अनपढ़ आदमी देख करके बोल देगा था कि ये तो कुछ ऐसे गोल गोल सा जा रहा है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नॉलेज वाला बोलेगा पैराबोला के पाथ पे जा रहा है, बट हम पढ़े लिखे हैं, हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो रास्ता इसने चुना वो रास्ता जो है वो पैराबोलिक। ये सारी बातें हमें यहाँ पर पहले डिस्कस करनी, ये सब बेसिक बात है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कितना टाइम लगा इसको, जिसका नाम होता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, और हम इसको कैपिटल टी से लिखने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ बेटा कि टोटल टाइम टेकन बाय दिस प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम ओ टू ए, मतलब ऊपर जाकर पूरा कंप्लीटली नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, ओ से ए तक कितना टाइम हुआ, ये पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी कैन इजीली फाइंड इट आउट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो हमारे पास दो चीजें क्या है बेटा, क्या क्या यहाँ पर है ये भी देख लेते हैं। इस पूरी इंफॉर्मेशन में हमें ये पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही है और वही बनी रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस का g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। ठीक है, ये बातें हमें पता है। अब हम कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे, either we can consider horizontal, we can consider the vertical, या तो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर सकते हैं या तो हम वर्टिकल की बात कर सकते हैं। और एक और बात हमें पता है कि एट द मिड पॉइंट, at midpoint of the path
the vertical velocity becomes 0, मतलब इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे दिमाग में बात ये आ सकती है कि आइदर वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन हॉरिजॉन्टल वाला, या फिर वी कैन यूज द इंफॉर्मेशन अराउंड वर्टिकल में। कौन हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा? अगर हम हॉरिजॉन्टली की बात करें तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, सिर्फ एक वेलोसिटी है। हमें ये भी नहीं पता कि कितनी दूर जा रहा है, डिस्टेंस भी तो नहीं पता, नहीं तो हम डिस्टेंस इक्वल लगा लेते कुछ स्पीड इनटू टाइम करके, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके लगा लेते, लेकिन ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और हाफ ऑफ द पॉइंट के लिए क्या है बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी भी है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन करना स्टार्ट किया है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउन, एक ही एक्सेलरेशन रहता है। इसका मतलब क्या है, जब सिंगल एक्सेलरेशन होता है तो टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट बोथ बिकम्स इक्वल, राइट? जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ये तो आपने पढ़ा है मोशन का ग्रेविटी, क्योंकि केवल एक एक्सेलरेशन है, कौन सा? g, which is acting continuously in downward direction by a constant magnitude. That's why the same situation is here also. There is only one acceleration g which is acting downward, which is constant in magnitude and direction, right? So that's why time of ascent, time of descent equal होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे बेटा। वर्टिकल मोशन को आपने कंसीडर कर लिया, और इस वर्टिकल मोशन में आप लिखोगे vy is equals to uy plus a y t। अगर मैं असेंट की बात करूं, यहाँ पर t a लिख देता हूं बेटा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम ऑफ असेंट को t a लिख देता हूं। अब जो फाइनल वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। और जो इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऊपर की तरफ है, प्लस का u sin थीटा, इस पर लिख दो u sin। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, माइनस का जो टाइम ऑफ असेंट आ गया, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू u sin थीटा अपॉन g। एंड बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल where only one acceleration is present, that's why you can write as time of ascent is always equal to time of descent. So total time of flight will be given as 2 times of time of ascent. It will be 2u sin theta upon g. बोलो बेटा, समझ आया? Yes, sir. सबको समझ आया? आप में से कई सारे लोगों की नेटवर्क इश्यूज हैं, आवाज कट रही है। चलिए कोई नहीं, शायद शिमला का मौसम ठीक नहीं है। अब मुझे तो नहीं पता, मुझे तो वही मौसम अच्छा लग रहा था, फालतू में आ गया। अब देखो यहाँ पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को एक तरीके से मैंने निकाला, दूसरा एक और तरीका आप और लगा सकते हो, 2u अपॉन g टाइप का फॉर्मूला है। बिल्कुल बेटा, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन g, बिल्कुल लिख सकते हो द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल। लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग में बात कौन सी, प्रोजेक्टाइल का मतलब केवल एक एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू एनी अदर फोर्स व्हिच इज सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्ट, तभी आप प्रोजेक्टाइल मानो। तो ठीक है, उस केस में आप इसको लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन g, ठीक है? 2u अपॉन g टाइप का फॉर्मूला बिल्कुल वही बनेगा, कुछ अलग थोड़ी बनेगा, सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है? तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। एक तरीका तो ये मैंने बताया कि हाफ हाफ करके हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते थे बेटा, आप इसके पूरे मोशन को कंसीडर करो। पूरे मोशन को अगर आप कंसीडर करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0। टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा, t। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, u uy u sin। आप सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते थे, 0 u sin थीटा कैपिटल T माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब यहाँ से आप t को कॉमन ले सकता है, u sin थीटा माइनस g by 2t। आइदर t is 0, जो कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया हुआ है तो 0 कैसे हो सकता है, और t is equal to 2u sin थीटा। तो चाहे आप सेपरेट करके सॉल्व कर लो, चाहे इस कांसेप्ट का यूज करके सॉल्व कर लो, साइन जो मैंने आपको बताया, यू विल गेट द सेम। बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट में कहीं किसी को कोई दिक्कत है क्या? सारी बातें क्लियर है बेटा? किसी को कोई दिक्कत है तो आप टेक्स्ट कर सकते हो, अगर आप बोल नहीं सकते हो, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा।
तो एक बार रिपीट कर दो सर स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग मींस दिस वन, टाइम ऑफ ये फ्लाइट। तो मैं लेट आया था। ओके, लेट आया का मतलब क्या छूटा हुआ है? सर आपने सर 12 PM लिखा था ना? हाँ सर आपने सर तो बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने। हाँ फिर ये क्या 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 छोड़ दिया बता। सर जब आपने सर ये कराया यही वाला बस, और इससे पहले ये आपने सर ये कराना शुरू किया था। सर ये आपने जो सर अभी मैंने बताया टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह ये सब पढ़ लिया। ये कितनी सर लेट आए थे आप, कितनी लेट आए थे आप क्लास में? सर अभी भी आया सर जब आप ये वाला को ये करवा रहे थे मोशन इन 2D ओके, तो प्रोजेक्टाइल। इसके पर मैंने प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन वगैरह बताई है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ी, मैं इसको अभी जाने से पहले अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना इसको वहीं पर। थोड़ा सी यस थोड़ी सर। सी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आगे से रहेगा ना, कल वाली क्लास में थोड़ा आगे बढ़ने क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। यस सर। ठीक है, तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट, everybody got it? Now we are going to discuss about the maximum height attained by the projectile for a given projectile. ये ध्यान रखना, for a given projectile maximum height बेटा कैसे निकालेंगे? सेकंड पॉइंट, maximum height अलग अलग केस के लिए अलग अलग मैक्सिमम हाइट की आएगा बेटा। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, मतलब we are going to calculate this one. Obviously we are going to calculate the vertical displacement, that means we have to consider the vertical motion, right? क्योंकि हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट के लिए सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ टाइम ऑफ असेंट लेंगे, कितना ऊपर तक गया है, u sin थीटा अपॉन g। ठीक है ना, u sin थीटा अपॉन g। अब अगर आप यहाँ पर h max की बात करते हो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h max is equals to, you will write down is t के टर्म में आने करके हम दूसरा ही इक्वेशन यूज करें, ज्यादा बेटर होगा बेटा, v square equals to u square यूज करते हैं। ठीक है, तो we can write down vy square equals to uy square plus 2ays। यहाँ पर देखो बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियल हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा minus 2g और s की जगह हो गया h max। So the maximum height attained by that projectile h max will be given as u square sin square theta upon 2g। Means you can also say that the vertical velocity के component का square upon 2g। बोलो बेटा समझ आ रहा है? The maximum height attained by this projectile, got it? यस समझ सर। आया? यस सर। Okay, fine. And the third one is range. Range of projectile. तो जब हम range of projectile की बात करते हैं, then what we will write down here? Range का मतलब the horizontal distance traveled by the projectile. So during all the motion, u cos theta were doing its work continuously. U cos theta continuously इसको आगे की तरफ लेकर के जा रहा था for all time of flight. So you will write down r equals to ux into time of flight. लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं है, you will write down ux into t। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ux को आप लिखेंगे u cos थीटा और इसको आप लिखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g। then you will write down u square sin 2 theta upon g। इतना तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होगा ना? ठीक है, बोलो बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट, बेसिक सी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई, क्या वो आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। गुड। सर आपने स्क्वायर लगाया कि 2 है? ये सर इसके बाद साइन के बाद, साइन के साथ।
2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। सर रेंज रिपीट, ओके बेटा, रेंज का मतलब ये है कि ये ओ से चला, ठीक है, ओ से चला कहां गया, ए तक गया, ओ से ए तक की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस क्या है बेटा, रेंज, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, रेंज। तो ये जो रेंज आएगी यहाँ पर, इसको आप लिखोगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम, क्योंकि जितना टाइम ऑफ फ्लाइट उतनी देर तक ही आगे चलता रहा, कोई एक्सेलरेशन था नहीं, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, तो स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस आ गया। u cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन g, सॉल्व करके लिखिए u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। ये तो बेसिक फॉर्मूले जो आपकी बुक्स में हैं। इसके बाद हम इन फॉर्मूलों को मॉडिफाई करेंगे, कई सारे नए-नए फॉर्मूले बनाएंगे, छोटे-छोटे फॉर्मूले बनाएंगे, और भी बहुत सारी बातें इसमें काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैंने सिर्फ नॉर्मल बातें की, प्रोजेक्टाइल होता क्या है, और सिंपल सी बात जो आपकी 11th की बुक्स में है उसकी बात करनी है। और आई होप कि आपको यहाँ पर ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। बोलो बेटा, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये इतनी सी बात हुई। अभी इसके बारे में हम और भी